अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे तवक्को थी कि कोई हमें रोकेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। किसी ने हम पर तवज्जो तक नहीं दी थी। यूं मालूम होता था जैसे कोई गैर मामूली बात ही ना हुई हो। कुछ देर हम वहीं खड़े रहे, फिर हमने उनके गिर्द चक्कर लगाया, लेकिन किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये वाकई बहुत अच्छे लोग मालूम होते हैं चीफ। मैं सोच रहा हूँ अच्छा मौका है, क्यों ना मैं भी कराटे सीख ही लूं। ख्याल तो बहुत उम्दा है। मैंने बुढ़ को तारीफी नजरों से देखा। इस तरह तुम बोर भी नहीं रहोगे और मुफ्त में कराटे भी सीख लोगे। बुढ़ ने मेरी यकीनी से मेरी तरफ देखा। तो क्या मैं जाऊं? उसने हैरत से पूछा। जबान से तू इजाजत दे चुका हूं, अब कहो तो लिख कर भी इजाजत दे दूं। मैंने कहा और बूढ़ आंखें फाड़ कर मुझे देखने लगा। अब शायद तुम्हें डर लग रहा है, मैंने तंजिया लाने में कहा। अगर इतने ही बुज़दिल हो तो ऐसी बात ही क्यों निकालते हो जिस पर अमल नहीं कर सकते। बुज़दिली का ताना सुनकर बूढ़ आपे से बाहर हो गया और तेज तेज कदमों से जाकर उन लोगों में शामिल हो गया जो कराटे की मशकें कर रहे थे। मैं बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। मेरा मकसद ये था कि उन लोगों का रद्द-ए-अमल मालूम कर सकूं, मगर उनमें से किसी ने भी बूढ़ पर तवज्जो नहीं दी थी। तुम बाज औकात ज्यादती कर जाते हो, तदीम ने मुझसे कहा। ख्वाह-मुख्वाह उसे गुस्सा दिला दिया। अगर उसे कुछ हो जाता तो? मैं यही तो देखना चाह रहा था कि ये लोग कितने पानी में हैं, और इस बात का मुझे यकीन था कि बूढ़ के लिए कोई खतरा ना होगा, वरना मैं उसे हरगिज़ उनके करीब ना जाने देता। बूढ़ ने कुछ देर उल्टे सीधे पैर चलाए, फिर वो वापस पलट आया। गर्मी बहुत है चीफ, उसने हाँफते हुए कहा। फिर यह चीज मुझे कुछ ज्यादा पसंद भी नहीं आई। कल से देखेंगे। चलो कोई बात नहीं, मैंने हंस कर कहा। अब आराम करने के लिए कोई जगह तलाश करते हैं। हम निहायत इत्मीनान से बैरकों तक चले गए और बैरकों की कुल तादाद 10 थी। हर बैरक के ऊपर हरियाली नजर आ रही थी, यानी उन्हें कैमोफ्लेज किया गया था ताकि जजीरे पर किसी किस्म की तामीरात का सुराग ना लगाया जा सके। हम उन बैरकों के कमरों में झांकते फिर रहे थे और हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। हर कमरे में थोड़ा बहुत सामान जरूर मौजूद था, जिससे जाहिर होता था कि वहाँ कुछ लोग मुकीम है। काफी देर तक घूमने फिरने के बाद हमें एक ऐसा कमरा नजर आ गया जिसमें सिर्फ 3 अदद फोल्डिंग बेड और एक अलमारी थी। इसके अलावा वहाँ कुछ और नहीं था। मुबारक हो चीफ, बुढ़ ने कहा। ये लोग तो वाकई बड़े मेहमान नवाज है। हमारे क्याम का बंदोबस्त तो इन्होंने कर रखा है। मुमकिन है ये बात तुमने मजाक में कही हो, मैंने बूढ़ से कहा, मगर मेरा ख्याल है कि दरहकीकत ये कमरा हमारे लिए ही है, और चूंकि हमारे पास किसी किस्म का सामान नहीं, लिहाजा हम इसी वक्त से इस कमरे में डेरा जमा सकते हैं। हम लोग निहायत इत्मीनान से पलंगों पर दराज हो गए। मैं तो दरहकीकत मुतमईन था, इसलिए कि मैंने खुद को हालात के दायरे पर छोड़ दिया था, मगर तहदीब और बूढ़ मुतमईन नहीं थे। हम कितने अजीब हालात का शिकार हो गए हैं अली, तहदीब ने कहा। इन लोगों ने तो हमें कोई अफसाने किरदार बनाकर रख दिया है। सोचना सिर्फ वहाँ का आरामद होता है तहदीब, जहाँ इससे कोई नतीजा निकलने की तवक्को हो, और जब हालात काबू से बाहर हो जाएं, तो सोचना छोड़ देना चाहिए। जिन लोगों को अपनी सोचों पर इख्तियार हो वो काबिल रिश्क होते हैं, तहदीब ने कहा। और मुझे क्या लगा कि मैं तुम्हारी तरह काबिल रिश्क शख्सियत नहीं हूँ। हम या तो मर जाएंगे या बच निकलेंगे। दोनों सूरतों में ज़हन को थकाने से क्या फायदा। ये सोचो कि हमें कोई फिक्र नहीं है। रैंडल हावर्ड ने हमें उन बकेड़ों से निजात दिला दी है जिनसे निजात हासिल करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। हम कोशिश के बावजूद तफरीह के लिए वक्त नहीं निकाल पाते थे। अगर निकाल लेते तब भी बहुत से तफिकरात जान को लागू रहते। हमें तो रैंडल का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमें फुर्सत के कुछ लम्हात तो बख्शे। मालूम नहीं फुर्सत का ये वक्त कब खत्म हो जाए, इसलिए मेरा मशवरा है कि इससे ज्यादा लुत्फअंदोज होने की कोशिश करें। कम वक्ती तो हर हाल में बूढ़ की आएगी। बूढ़ ने उछल कर पलंग पर बैठते हुए कहा। तुम दोनों तो तफरीह करोगे और बूढ़ भाड़ झोंकेगा। क्यों? तुम क्यों बाढ़ झोंकोगे? मैंने हैरत से कहा। तुमने तो पहले कभी जिक्र नहीं किया कि तुम अपने फुर्सत के औकात बाढ़ झोंक कर गुजारते हो। हाँ, अब तो तुम्हें हरी हरी सूझेगी। मैडम के साथ बेफिक्री से वक्त गुजारने को जो मिल रहा है, बूढ़ ने जल कर कहा। बस समझा नहीं बूढ़, मैंने अनजान बनते हुए कहा। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अगर ऐसा है तो तुम्हें चाहिए कि मुझे बता दो ताकि मैं किसी तरह उसे हल करने की कोशिश करूं। अरे अकेला आदमी क्या खाक तफरी करेगा, बूढ़ ने अपना सर पीटते हुए कहा। लेकिन तुम अकेले तो नहीं हो बूढ़, मैंने हैरत से कहा। मैं और तहदीब भी तो तुम्हारे साथ हैं, और ये सरसब्दो शादाब जजीरा है, और फिजा में उड़ते हुए समंदरी परिंदे हैं, और ये 2 गंजे गिद्ध है। बूढ़ ने कराटे की मशक़ करने वालों की तरफ इशारा किया। और वो सीनो जमील जंगरी है जिसकी रंगत उल्टे तबे को भी शर्बाती है और जिसकी संगत दिल को लरदाती है। तहदीब को हंसी आ गई। आकर तुम इस कदर कटकने क्यों हो रहे हो? आम हालात में तो तुम बहुत खुश मिजाज होते हो। तुम देख नहीं रही चीफ किस कदर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जान बोलकर मुझे गुस्सा दिला रहे हैं।
पता नहीं तुम्हें कौन सी बात बुरी लगी, मेरे ख्याल में तो अली ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिस पर तुम इतनी बुरी तरह चिराग पा हो गए। इन्हें दरअसल किसी शाहवाह मसीना की तलाश है, मैंने कहा, जो इन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही। शाहवाह मसीना की तलाश तुम्हें खुद होगी, बूढ़ ने भड़क कर कहा। मुझे क्यों बद्दुआएं दे रहे हो? अरे वहां एयरपोर्ट पर तो शवालू की बड़ी खुशामदें हो रही थी कि मेरे लिए किसी शाहवाह मसीना का बंदोबस्त कर दीजिए। वो तो मैल से घिस रहा था, बुढ़ ने भड़क कर कहा। मेरा ये मकसद थोड़ी था कि वाकई कोई शाहवाह मेरे पल्ले बांध दी जाए। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे प्यारे मिस्टर शवालू से कहकर तुम्हारे लिए किसी सफेदवाम लड़की का बंदोबस्त कराए देता हूँ। मुझे यकीन है कि यहाँ सफेदवाम लड़कियां जरूर पाई जाती होंगी। मेरे सामने शवालू का नाम भी मत लो। मैंने उस पर एतबार किया था मगर वो धोखेबाज साबित हुआ। तफरीह तो खैर हम करेंगे, डेविड ने कहा, लेकिन जिंदा रहने के लिए खुराक भी तो जरूरी होती है और यहाँ पर कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा। बेजात फिक्रात को ज़हन में जगह मत दो, दायित्व हम कर चुके हैं। दोपहर के खाने से कबल इस बारे में कुछ सोचना ही गलत है। तहजीब बुढ़ा कर रह गई। उसे ये गम खाए जा रहा था कि मौजूदा हालात में क्या होगा, जबकि मैंने खुद को हालात से ला ताल्लुक कर लिया था। मेरे लिए इतना ही काफी था कि फिलहाल हम में से किसी की जिंदगी को भी खतरा नहीं। रैंडल की वजह से मेरा एक मंसूबा नाकाम हो गया था। मैं उसे मरजाना की लाश भिजवाना चाहता था, लेकिन वो इससे कबल ही उसे छुड़ाने में कामयाब हो गया था। उसने भी साथ पलट दी थी। जब दो अरीफ एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हों तो ये तो होता ही है। रैंडल ने ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहरा किया, लिहाजा फतेह उसके हिस्से में आई। मुझे चाहिए था कि मैं इराक से सीधा फ्रांस पहुंचता। तहजीब और बुढ़ को मेरे मेकअप ना करने पर भी एतराज था। मेकअप करना मेरे लिए कोई मसला नहीं था, मगर रैंडल को सामने भी तो लाना था। वो मेरी तवक्को से बहुत पहले सामने आ गया और खासे खतरनाक तेवरों के साथ आया था। तहजीब की फराहम करदा मालूमात से भी कहीं ज्यादा खतरनाक अंदाज में। और अब हम उसके कैदी थे। 8 बजे के करीब कराटे की एक्सरसाइज खत्म हुई और वो लोग बैरगों की तरफ आते नजर आए और मुख्तलिफ कमरों में जाकर गायब हो गए। मैं तहजीब और बूढ़ पलंगों पर दराज थे और अपनी अपनी सोचों में गुम थे कि अचानक मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। बैरक में पहले बरामदा था जिसका फर्श पुख्ता था, उसके बाद कमरे आते थे। आवाज उसी फर्श पर चलने की वजह से पैदा हो रही थी। ये नुजवानी सैंडलों की आवाज थी। वो आ रही है चीफ, वो आ रही है। आवाज सुनते ही बूढ़ उछल कर बैठ गया। तुम्हें मुझ पर एहसान करने की जरूरत नहीं, हा अब मैं भी तफरीह कर सकूंगा। बूढ़ का जुमला खत्म होने तक आवाजें खासी करीब आ चुकी थी और सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह हुई कि उन आवाजों का इख्तिताम ऐन हमारे कमरे के दरवाजे पर हुआ। वो कोई औरत ही थी जिसका चेहरा हम इसलिए नहीं देख पाए कि वो मुखालिफ सिंफ में देख रही थी। किस्मत आजमाई का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा चीफ, बूढ़ ने सरगोशियाना अंदाज में कहा। मैं तो जा रहा हूँ। मैंने सर के इशारे से उसे इजाजत दे दी और बूढ़ पलंग से उतर आया। अभी वो बाहर जाने के लिए कदम भी नहीं उठा पाया था कि दरवाजे के बाहर खड़ी औरत पलटी और उसे देखकर बूढ़ के साथ साथ मैं और तहजीब भी चौंक पड़े, क्योंकि वो मर जाना थी। वो मुस्कुराती हुई हमारे कमरे में दाखिल हुई और बड़ी बेतकल्लुफी से तहजीब के साथ बैठ गई। घोटीली एयरपोर्ट पर मुझे छोड़कर क्यों फरार हो गए थे? उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। देख लो, मैं तुम्हें तलाश करती हुई यहाँ तक पहुंच ही गई। हमें दाद नहीं दोगी मर जाना? हमने उसी कमरे में डेरा डाला है जो हमारे लिए मखसूस किया गया था। मैंने कहा। मरजाना ने बेचैनी से पैर बदला। ये इतराफ तो करना पड़ेगा कि ये बात वाकई ही हैरान कुन है। उसने कहा, हालांकि इतनी ताज्जुब की बात भी नहीं, मगर जिस इत्मीनान से तुम यहाँ बराजमान हो उस पर हैरत होती है। बूढ़ बड़ी मायूसी से दोबारा पलंग पर बैठ गया था। उसकी मायूसी बजा थी। वो किसी हुसीन लड़की की तवक्को कर रहा था, लेकिन वो मरजाना निकली जो किसी तरह भी हुसीन नहीं कहलाई जा सकती थी। तुम्हारे कर्नल शवालू कहाँ रह गए? मैंने कहा। वो तो एक ही मुलाकात में मेरी पसंदीदा शख्सियात में शामिल हो गए हैं। मरजाना अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। शवालू से तो शायद तुम्हारी मुलाकात ना हो सके। बाल लोगों का किरदार बड़ा मुख्तसर होता है, उसके बाद वो स्टेज पर नहीं आते। क्या यहाँ कोई ड्रामा किया जा रहा है? मैंने मुतैराना लहजे में कहा। एक ऐसा ड्रामा जिसका स्क्रिप्ट पहले से तहरीर नहीं किया गया, जिसमें रटे रटाई मुकालमे नहीं बोले जाते। हर किरदार को बदलते हुए वक्त और हालात के मुताबिक अपना तर्ज अमल तब्दील करना होता है। तुम तो फलसफा बोलने लगी। मैंने हंस कर कहा, यूं तो पूरी दुनिया एक स्टेज है। बात हो रही थी मिस्टर शवालू की। मर्दाना ने मेरी बात काट दी। उससे तो अब तुम्हारी मुलाकात मुश्किल ही है, इसलिए क्या वो सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती जिसमें तुम्हारी उससे मुलाकात होनी थी? सिर्फ मैं ही नहीं, बूढ़ भी उससे मुलाकात का ख्वाह है। उन्होंने इनसे वादा किया था कि इनके लिए कोई हुसीन लड़की का बंदोबस्त करेंगे।
तुम तो हर वक्त बुढ़ को बदनाम करने पर तुले रहते हो। बुढ़ ने एहतजाजी अंदाज में कहा, कोई बात नहीं मिस्टर बुढ़। मर्जाना मुस्कुराई। अगर मिस्टर शवालू ने ऐसा कोई वादा किया था तो उसे जरूर पूरा किया जाएगा। देख लिया तुमने चीफ, बुढ़ ने फातिहाना अंदाज में कहा। मैं कह रहा था कि मिस्टर शवालू बहुत अच्छे आदमी है, मगर तुम मान नहीं रहे थे। अब बोलो क्या कहते हो? बाज लोग जाहिर पर फैसला कर देते हैं और बाज नहीं करते। मैंने बेपरवाही से कहा। बाज लोगों को दूसरों की तरफ से बदगुमानी की आदत पड़ जाती है। मरजाना ने तहजीब की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी इस बात से इत्तफाक करती हूँ। तहजीब ने मैंने खेज अंदाज में जवाब दिया, बाज लोगों में वाकई ही ये आदत होती है। मैं भूल गई थी कि तुम अली की साथी हो, इसलिए उसी की तरफदारी करोगी। मरजाना ने कहा, मगर उसके लहजे से जरा सी भी नागवारी जाहिर नहीं हो रही थी। कम अज कम मैं तो हाँ में हाँ मिलाने वालों को दोस्त नहीं कह सकती। मेरी नजर में तो ऐसे लोग बदतरीन दुश्मन होते हैं। मरजाना मेरी तरफ मुतवज्जो होगी। कल तक मैं तुम्हारी कैल में थी, मगर आज मामला बरअक्स है। मैं हर वक्त हर किस्म के हालात का मुकाबला करने को तैयार रहता हूँ। मैंने जवाब दिया। तुम दे गए हो कि तुम्हें कितनी आज़ादी मैसर है। ये उस अच्छे सलूक का जवाब है जो तुमने मेरे साथ किया था। मैंने किसी की तवक्को पर तुम्हारे साथ नरम सलूक नहीं किया था, लेकिन हम पर यह इखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है कि जवाब में तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छा सलूक किया जाए। मुझे बेहद खुशी है कि मेरा साहबका आली ज़र्फ हुरीफों से है। क्या तुम हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? मरजाना की खुश इखलाकी जवाब देगी। तंज करने को अगर तुम मजाक उड़ाना कहती हो तो यही समझ लो। मैंने बेपरवाही से कहा, तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस नरम सलूक पर हमारा शुक्रगुजार होता, लेकिन तुम हम पर तंज कर रहे हो। कोई और होता तो बेशक तुम्हारा शुक्रगुजार होता, मगर मैं कोई और नहीं। मेरा नजरिया ये है कि अच्छा काम अगर बदनीति से किया जाए तो लायगे तहसीन नहीं होता। हमारी नीयत पर शुबा जाहिर करके तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मरजाना का जब्त जवाब देता जा रहा था। मेरे करतूत अगर अच्छे रहे होते तो आज यहाँ नजर ना आ रहा होता, कहीं पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहा होता। तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हें जो डील दी गई है ये उसी का नतीजा है कि तुम इस कदर बढ़ बढ़ कर बातें कर रहे हो। कोई बिला वजह किसी को डील नहीं देता। तुम लोगों ने हमारे साथ कोई रियायत की है तो अपने ही किसी फायदे के लिए की होगी। तुम यहूदी दुनिया के खिलाफ हो। तुमने ओलिवर को मारा, उसकी बेटी के कत्ल के जिम्मेदार भी तुम हो। तुम्हारी जात से हमें बेशुमार नुकसानात पहुंचे, उसके बावजूद मोशी आवड़ तुमसे सख्त सलूक के खिलाफ है। मैं मोशी आवड़ का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुमने उन नुकसानात का जिक्र नहीं किया जो ओलिवर की वजह से अरबों को पहुंचे। क्या मैं इसराइल की वजह से जो फलस्तीनी बेघर हुए वो किस खाते में जाएंगे? मरजाना ने अपनी खुशी इखलाकी बरकरार रखने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी गुफ्तगू और खुसूसन मेरे अंदाज की वजह से उसे बहुत दुश्वारी हो रही थी। मैं भी साफ गोई पर तुला हुआ था। मुझे उसकी चापलूसी करने की जरूरत भी नहीं थी, और ये हकीकत है कि मैं उन लोगों से खौफजदा नहीं था। 250 कराटे फाइटर के लश्कर से मुझे कोई खौफ नहीं था। इस बात की फिक्र भी नहीं थी कि मैं इस नामानूस जगह से किस तरह निकल पाऊंगा। एक अजीब किस्म की बेफिक्री ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले रखा था। शवालू हमारा बहुत मामूली सा कारकुन है, मरजाना ने जहरीले लहजे में कहा। तुमने देखा कि उस सदना से कारकुन ने तुम्हें कितनी आसानी से जेर कर लिया। तुम्हें तो अपनी सलाहियतों पर बड़ा घमंड है। तुमने 3 बातें कही जिनमें से 2 गलत है। मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, सिर्फ ये बात दुरुस्त है कि उसने मुझे निहायत आसानी से जेर कर लिया। बाकी दोनों बातें गलत है। ना तो शवालू कोई मामूली कारकुन है और ना ही मुझे अपनी सलाहियतों पर घमंड है। मैं तो बहुत बेसलाहियत आदमी हूँ। जो कारनामा भी मुझसे सरजद होता है उसके लिए मैं अपने रब का शुक्रगुजार होता हूँ, वरना हकीकत ये है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम इसलिए शवालू को हमारा मामूली कारकुन मानने से इनकार कर रहे हो कि उसने तुम्हें शिकस्त फाय से 2-4 कर दिया। अगर तुमने उसे मामूली आदमी तस्लीम कर दिया, उससे तुम्हारी बड़ाई में फर्क पड़ेगा। बड़ाई होगी तभी तो फर्क पड़ेगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम मुझे बड़ा आदमी समझती तो ये तुम्हारा उसने नजर है। बेफिक्र रहो, तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं। मुस्तकबिल में तुमसे कोई कारनामा सरदद नहीं हो सकेगा। अब तुमने पेशीन गोइयां शुरू कर दी। क्या तुम इल्म नजूम से भी वाकिफ हो? कोई बात नहीं अली, मर्दाना ने सारी लाकर कहा। तुम्हारा वक्त थोड़ा सा रह गया है। जिस कदर चहकना चाहो चहक लो, उसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। क्या तुम इसी किस्म की गुफ्तगू करने के लिए यहाँ आई थी? तहवीम ने कहा और मरजाना चौंक पड़ी। नहीं, मैं तो तुम्हें नाश्ते के लिए लेने आई थी, मगर तुमने मुझे बातों में उलझा लिया। नाश्ता तो हम जंगल में ही कर चुके हैं, बुढ़ ने मरजाना से कहा। मैं सोच रहा था कि मरजाना हमें लेने आई है, यानी उसे यकीन था कि हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। इसका वाज़ेह मतलब ये था कि हमारी नकल हरकत किसी भी वक्त पोशीदा नहीं रही थी। वो लोग हमारी नकल हरकत से पूरी तरह बाखबर थे। चूंकि यहाँ उनकी हुक्मरानी थी, इसलिए ये बात ज़्यादा ताज्जुब खेद भी नहीं थी। जंगल में खुफिया कैमरे भी नस्ब हो सकते हैं, और ये कमरा जिसमें हम थे
इनमें भी शायद खुफिया हो सकते थे। तहजीब और बूढ़ से बातें करते वक्त मैं खास तौर पर मुतात रहा था। ये सोचना भी हमाकत थी कि रैंडल हम पर मेहरबान हो गया है। मैं देख रहा था कि रैंडल के नर्म रवैये से बूढ़ ने गहरा असर दिया है। तहजीब उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा ज़हीन थी, मामला फहम भी थी, मगर इस जाल से पूरी तरह वो भी बच नहीं सकी थी। उसके ज़हन में ज्यादा से ज्यादा यही शुबा हो सकता था कि मुस्तकबिल में इन लोगों का रवैया हमारे साथ तब्दील हो जाएगा। मुमकिन है वो समझ रही हो कि रैंडल हमसे मालूमात हासिल करने के लिए हम पर तशद्दुद करेगा, मगर ऐसा नहीं था। मैं तो किसी बहुत बड़े तूफान की तवक्को कर रहा था। तुम लोग मेरे साथ चलो, मरजाना कह रही थी। मैं तुम्हें उस मैस में ले चलती हूँ जहाँ तुम्हें खाना खाने के औकात में पहुंचना होगा। तुम लोग बहुत अच्छे मालूम होते हो, बूढ़ ने कहा। मैं तो सोच रहा था कि मैं भूखा ही ना मर जाना पड़ जाए। मालूम नहीं ये कौन सी जगह है। इस जंगली को देखकर तो मैं खौफ ही खा गया था। मरजाना हंस पड़ी। अब तो तुम्हें इससे गोल खतरा नहीं रह गया। तुम्हारे चीफ ने इसे शिकस्त दे दी है और ये जंगली लोग जिसे शिकस्त खा जाएं उसे देवता का दर्जा दे देते हैं। पहले मैंने खेत दाल में सारी लाया। जंगल में हम पर जो कुछ गुजरी ये लोग उससे भी वाकिफ थे। इनसे कुछ भी पोशीदा नहीं था। इसका मतलब ये था कि हम फरार होने की कोशिश करते तो वो रायगाह ही जाती। मरजाना की मुय्यत में हम बैरक के कमरे से बाहर निकले। वो मैं बैरकों के आगे ले गई जहाँ एक बैरकों में से मुख्तलिफ इमारत नजर आ रही थी। इस इमारत का महल्ले वकूज़ेन नशीन कर लो, मरजाना ने कहा। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक नाश्ते का वक्त होता है। दोपहर के खाने के लिए 1 से 2 और रात के खाने के लिए 8 से 9 बजे का वक्त मुकर्रर है। अगर तुमने इन औकात की पाबंदी ना की तो खाने से महरूम रह जाओगे और अगले वक्त तक तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, जहाँ चाहो घूमो फिरो, लेकिन खाने के वक्त यहाँ पहुंच जाओ। हम अंदर दाखिल हुए तो यूं महसूस हुआ जैसे किसी वसी व अरीद कैंटीन में आ गए हों। बेदों की तादाद 50 से भी ज्यादा थी और हर मेज पर 4 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी। तुम लोग अगर कुछ खाना पीना चाहो तो खा पी लो, मरजाना ने कहा। नाश्ता करने के बाद तुम्हें मेरे साथ चलना है। मैंने मैस में नाश्ता करते हुए अफराद पर एक तायराना निगाह डाली। उनमें बेशतर वही गंजे कराटे फाइटर थे जिन्हें हमने ग्राउंड में कराटे की मशकें करते देखा था। यहाँ नाश्ता और खाना तो मिल जाएगा, मगर शायद चाय ना मिल सके। मैंने कहा जरूर मिलेगी। यहाँ बहुत कम लोग चाय पीते हैं, मगर उनके लिए चाय फराम की जाती है। मरजाना मुझे एक किनारे पर बने हुए काउंटर पर ले गई जिसके अकब में किचन था। वैसे में वेटर का कोई तस्वुर नहीं था, इसलिए काउंटर से अपने लिए खुद ही खाना लाना था। मैं महसूस कर रहा था कि मैस में मौजूद हर फर्द के रवैये और अंदाज में मरजाना के लिए एहतराम था। ये बात यकीनी थी कि मरजाना किसी इम्तियाजी हैसियत की हामिल है। काउंटर से चाय लेकर हम उस टेबल पर आए जहाँ बूढ़ और तहजीब बैठे थे। हमारे साथ मरजाना ने भी चाय पी थी। चाय पीने के बाद हम बस से बाहर निकल आए। इस बार हमारी मंजिल वो इमारत साबित हुई जिसे हैंगर की दर पर तामीर किया गया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसका रकबा 1 एकड़ के लगभग जरूर था। इमारत का यानी दियोगामत गेट बंद था, लेकिन हम उसके सामने पहुंचे तो वो खुद ब खुद खुल गया और हमारे अंदर दाखिल होने के बाद वो दोबारा बंद हो गया। वो एक हाल था, बिल्कुल किसी सिनेमा हॉल की तरह। उसकी लंबाई चौड़ाई भी किसी दरमियाना साइज के हाल से ज्यादा नहीं थी। सामने वाली दीवार पर स्क्रीन नस्ब थी जिसके सामने हाल की पूरी चौड़ाई पर मुहित चबूतरा था जिसे बवक्ते जरूरत स्टेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। इस हाल में कोई सेट नहीं था, कोई दरवाजा नहीं था मां सिवाय उस गेट के जिससे हम अंदर दाखिल हुए थे, और कोई पर्दा इजेक्शन रूम नहीं था। महज इमारत का रकबा जितना नजर आता था ये हाल उसका चौथाई भी नहीं था, जिसका मतलब यही था कि बकिया हिस्सा और किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। अभी मैं हाल का जायजा ही ले रहा था कि एकदम स्क्रीन रोशन हो गई और उसके साथ ही हाल में जलती तेज रोशनियां बुझ गई। हम सब स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हो गए। स्क्रीन पर एक वसी और अरीद हाल का मंदिर उभरा हुआ था जिसमें 2 एकल मशीनें नस्ब थी। मैं बड़ी तवज्जो से उन मशीनों को देख रहा था जिनके बारे में मेरे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो किस काम आती होगी। ये मंदिर स्क्रीन पर बमुश्किल चंद सेकंड बरकरार रहा, फिर उसके जरिए एक कमरा नजर आने लगा। एक बड़ी सी बेस यकम में कोई शख्स बैठा था जिसकी पुश्त हमारी तरफ थी। उस शख्स का रूह दीवार की तरफ था और दीवार पर नजर पड़ते ही मेरा खून खोल उठा। पूरी दीवार पर इसराइल का नक्शा नजर आ रहा था जिसमें इसराइल की सरहदें सऊदी अरब तक फैली हुई थी। उर्दन, इराक, शाम, लुबनान और कुवैत की जगह भी इसराइल की हुदूद नजर आ रही थी। यानी ये इसराइल का वो तोसी नक्शा था जिसे मुकम्मल करने के लिए यहूदी लाबी रोदो शम सरगर्दां थी। वो सऊदी अरब समेत मशरिक वुस्ता के तमाम ममालिक को हड़प कर लेना चाहते थे और दुनिया भर के सामने अपनी मजलूमियत का ढंढोरा पीटते थे। तहजीब मेरे बराबर ही खड़ी थी। उसने अंधेरे में मेरा हाथ थाम दिया और होले से मेरा हाथ दबाया।
ये मेरे लिए पुरसुकून रहने का इशारा था। तहदीब मेरी मिजाज आशना थी। उसे मालूम था कि ये बेहुदा नक्शा देखकर मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकूंगा। कैदियों के लंच से मुझे पुरसुकून होने में मदद थी। स्क्रीन पर नजर आने वाला शख्स रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। उसने कुर्सी घुमाकर हमारी तरफ रुख कर दिया। चेहरे से वो अमेरिकन मालूम होता था और उसकी उम्र 30-35 के लगभग नजर आती थी। उसकी बवें गनी जी और आपस में मिली हुई थी, जिससे जाहिर होता था कि वो मजबूत असाब का मालिक है। जबड़े और ठोड़ी की बनावट उसे सख्त गिर और सफाक जाहिर करती थी, जबकि उसकी नीली आंखों से बेपनाह जानत टपकती हुई महसूस होती थी। मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों समेत खुश आमदीद कहता हूँ मिस्टर अली, उस शख्स ने कहा। उसकी आवाज नरम और मुलायम थी, होंठों पर मुस्कुराहट थी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि यही रैंडल है। तहदीब मुझे उसके बारे में पहले ही आगाह कर चुकी थी। वो निहायत ठंडे मिजाज का आदमी था। शख्स के सामने दिमाग ठंडा रखना बेहद जरूरी होता है, जबकि अकब में मौजूद है। मौजूदा इसराइल का फरवी नक्शा देखकर मैं पहले ही आपे से बाहर हो चुका था। तहदीब ने बरवक्त सारा ना दिया होता तो मेरी जबान छुरले उगल रही होती और ये रैंडल की कामयाबी होती। उस जैसे लोग दूसरों को मुश्तइल करने के माहिर होते हैं। उन्हें शिकस्त देने के लिए खुद पर काबू जरूरी होता है। मैं अपने मौसन का नाम पूछ सकता हूँ? मैंने इंतहाई नरम लहरे में कहा। मेरी आवाज के साथ ही कुछ स्पॉट लाइट रोशन हुई और हम चारों को अपने आते में ले लिया गया। अब रैंडल भी हमें देख सकेगा। तुम मुझे गायबाना तौर पर वाकिफ हो मिस्टर अली। तहदीब मालकम एक्स मेरे बारे में मालूमात हासिल करने के लिए खासी सरगर्दान रही है। मेरा नाम रैंडल था, अब लोग मोशी हावर्ड के नाम से जानते हैं। तुम खासे बाखबर आदमी मालूम होती हो रैंडल। मैंने जान बुलकर उसे रैंडल के नाम से मुखातिब किया। मुझे उसके मिजाज की ठंडक का इम्तिहान भी तो करना था। सांस की डोरी का रिश्ता अपने जिस्म से बरकरार रखने के लिए बाखबर रहना जरूरी होता है मिस्टर अली। खुद बाखबर रहना और दूसरों को बेखबर रखना, इन जरिए उसूलों पर अमल किए बगैर मेरे लिए अपना वजूद बरकरार रखना मुमकिन नहीं है। सुना है तुम मुझसे अपने रूहानी उस्ताद की मौत का बदला लेना चाहते हो। मैंने पहले सोचा था उनके कत्ल का इंतकाम तुम्हारा खून बहा कर लूंगा, फिर मैंने अपना फैसला तब्दील कर लिया। मेरा इरादा है कि तुम्हें एक मखसूस तरीके कार से गुजार कर तुम्हारे ख्यालात तब्दील कर दिए जाए और फिर तुम्हें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब मुझे अपने उस ख्याल पर भी नजरसानी करनी पड़ेगी। तुम तो बहुत बासलाहियत आदमी हो, वरना एक मामूली से कारिंदे के काबू में इतनी आसानी से तुम ना आ गए होते। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ रैंडल। तुम्हें अपने फैसले पर हारगिज़ अमल नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने भी मुझे बहुत मायूस किया है। मैं तो समझता था कि तुम कोई ज़हीन आदमी हो गए। रैंडल मुस्कुराया। मैंने कभी बहुत ज्यादा ज़हीन होने का दावा नहीं किया।